तेवर एक बार फिर से बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि सरकार में साथ तो है, लेकिन बिहार की जरूरतों से समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी साफ कर दिया है कि जेडीयू अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। हम बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की अपनी मांग पर अभी भी कायम है। विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष आर्थिक पैकेज के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसके साथ ही जेडीयू ने बिहार हाईकोर्ट ने आरक्षण पर जो रोक लगाई है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि मोदी सरकार पर इसे लेकर दबाव बनाया जाएगा कि सरकार बिहार में आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे, जिसे इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सके और इसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके। साफ है, दिल्ली की बैठक में जेडीयू ने एनडीए गठबंधन को लेकर अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। वैसे इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ। नीतीश कुमार ने संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही बीजेपी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर बातचीत की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। फिलहाल जेडीयू के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली और बिहार दोनों ही जगह बड़े खेल हो सकते हैं। देश भर में नीट परीक्षा में हुई धांधली का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही के दिनों में एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द हुई, जिसे लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस परीक्षा ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह कर रखा है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने लोकसभा में इमरजेंसी पर मोदी सरकार के प्रस्ताव को लेकर भी जवाब दिया। सोनिया ने कहा कि 1977 के चुनाव में लोगों ने इमरजेंसी पर अपना फैसला सुना दिया, जिसे बेझिझक स्वीकार किया गया, लेकिन 3 सालों के अंदर कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिला, जिसे पीएम मोदी की पार्टी अब तक हासिल नहीं कर पाई। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव नतीजे पीएम मोदी के लिए निजी, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है। जनादेश ने नफरत और विभाजनकारी राजनीति को खारिज किया है, लेकिन पीएम का व्यवहार ऐसा है जैसे कुछ बदला ही ना हो। वो आम सहमति का उपदेश देते हैं, लेकिन टकराव को बढ़ावा देते हैं। लगता ही नहीं कि उन्होंने जनादेश को समझा है। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की मांग को मंजूर नहीं किया गया। पीएम और उनकी पार्टी के जरिए इमरजेंसी को खोद कर निकाला गया। इसमें स्पीकर भी शामिल थे। इन सब से एक साथ की गई नई शुरुआत की उम्मीदें धुल गई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर सांप्रदायिक झूठी बातें फैलाई। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अब जल्द ही इस्तीफा देंगे और ये मांग और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक कर रहे हैं और सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर कुछ विधायक दिल्ली तक पहुंच गए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा। बता दें कि मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से इस बात की सुबुगाहट तेज हो गई है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। बीजेपी और उसके सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट, नेशनल पीपुल्स पार्टी और जेडीयू के विधायकों का एक वर्ग मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को पद छोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। इस संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बीच मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने भी ये स्वीकार किया कि उनके पार्टी और सहयोगी कुछ विधायक दिल्ली में हैं। हालांकि सीएम ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि विधायकों के दिल्ली दौरे से उनके इस्तीफे का कोई लेना देना है। वहीं इस बीच गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शारदा देवी ने एक्स पर पोस्ट किया कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। अब भले ही सीएम एन सोरेन मणिपुर में हो रही भीतरी बगावत पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अंदर खाने में कुछ और ही चल रहा है। बता दें कि जून 2023 में जब सरकार पर दबाव चरम पर था, तब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने लगभग पद छोड़ दिया था और इस दौरान एक मंत्री ने भी दावा किया था कि सीएम अपना इस्तीफा लेकर गवर्नर हाउस के लिए निकल चुके हैं। हालांकि सीएम इम्फाल में उनके आवास के बाहर एकत्रित हुए और सैकड़ों महिला समर्थकों के चलते वापस लौट आए थे। इस दौरान ये भी दावा किया गया था कि 2 मंत्री सीएम को बने रहना देखना चाहते थे और उन्होंने इस्तीफा छीनकर फाड़ दिया था। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शनिवार को सीबीआई रिमांड खत्म हो गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सुनवाई के बाद पहले तो कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन कुछ देर बाद वेकेशन जज सुनैना शर्मा ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने सीबीआई को केस डायरी सहित मामले में केजरीवाल के खिलाफ एकत्र की गई सभी सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश देने की मांग की, जिस पर सीबीआई ने कहा कि ना तो आरोपी और ना ही कोर्ट जांच अधिकारी से केस डायरी मांग सकता है। कोर्ट सिर्फ केस डायरी देख सकता है।
12 जुलाई तक केजरीवाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत अर्जी दाखिल करने की भी सलाह दी है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल अब एक बार फिर नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल करेंगे। लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट में फैसला पलट जाने पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सीबीआई केस में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिल सकती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद विपक्ष का जोश हाई है। केजरीवाल के मामले में भी सबके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सोरेन की तरह केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं। अब की बार यूपी में बीजेपी सरकार नहीं आने वाली है, इसकी बानगी तो लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिल गई है, जिसके बाद से यूपी में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। तो वहीं अब एनडीए में शामिल उसके सहयोगी दल भी बीजेपी से दूरी बनाते दिख रहे हैं। जहां अभी हाल ही में एनडीए सरकार में शामिल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लेकर भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा उठाकर योगी सरकार पर इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया, तो वहीं अब इस मामले में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अनुप्रिया पटेल के पत्र का जवाब वही दे सकती हैं, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को जिस सरकार ने सही से हैंडल नहीं किया उसे नुकसान उठाना पड़ा। सपा और कांग्रेस और बसपा को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। आरक्षण का मुद्दा अगर सही से उठाया नहीं गया तो हमें भी नुकसान उठाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में हमें इसके कारण नुकसान उठाना पड़ा। निषाद आरक्षण को सीएम योगी ने उठाया है। सरकार आज निषाद के लोगों की है तो उनकी सुनवाई पहले होनी चाहिए। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में उठा। निषादों को लगा हमारा आरक्षण कहाँ गया और इसीलिए वो वोट डालने नहीं गए। हम लोग गाँव में क्या कहेंगे? निषाद पार्टी के मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? बीजेपी सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर विसंगति दूर करनी चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि निषाद समाज के लोगों की आवाज उठाई जाए। निषाद लोगों के लिए चर्चा होनी चाहिए, राजनीति नहीं। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। पत्र में लिखा है कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्ति में ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ये कहा जा रहा है कि वह योग्य नहीं है। इसके जरिए उनको नियुक्ति से रोका जा रहा है। पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। अनुप्रिया पटेल के इस पत्र के बाद अब सियासत गर्मा गई है।